Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. Today we are going to discuss some special cases in transportation problem. तो इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा कि हमारी बेसिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसी होती है और उसे सॉल्व करने के लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़े। उन मेथड्स में थे हमारे पास हमने सबसे पहले ये समझा कि हमारी एक स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसी होती है। उसमें हमें कॉस्ट वैल्यूज गिवन होती हैं, ओरिजिन्स और डेस्टिनेशंस की सप्लाई एंड डिमांड गिवन होती है। ठीक है। उसके बाद हमने मेथड स्टडी किए। उन मेथड्स में क्या था, हमने सबसे पहले देखा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमने देखा कि वी हैव 3 मेथड्स और वो कौन कौन से हैं। वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। उसके बाद हमने पढ़ा लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसे हम शॉर्ट में एलसीएम बोल सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, दैट इज वैम। उसके बाद फिर हमने पढ़ा ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स। कौन कौन से हैं? एक तो हमने पढ़ा स्टेपिंग स्टोन मेथड और उसके बाद हमने पढ़ा मोडाई मेथड। स्टेपिंग स्टोन एंड मोडाई। मोडाई का मतलब है, हमने शॉर्ट में लिखा है मोडाई, दिस इज एक्चुअली मोडाई मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमैलिटी चेक। तो हमने ये सारे जो मेथड्स पढ़े, इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ली थी और हमने कहा था कि जब भी हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है सॉल्व करना, तो सबसे पहले वी हैव टू चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। और बैलेंस्ड होने का मतलब है कि हमारी जितनी टोटल सप्लाई है वो टोटल डिमांड के बराबर है या नहीं। ठीक है। तो ये हमने सारे उसमें जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने ये सभी मेथड्स स्टडी कर लिए हैं। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कि अदर दैन दैट आइडियल सिचुएशन और किस किस तरह की सिचुएशन हम फेस कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो वो स्पेशल केसेस हमारे कौन कौन से हैं, अभी हम यहाँ लिस्ट कर देते हैं। सबसे पहले है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, शॉर्ट में लिख रहे हैं टीपी। उसके बाद हम पढ़ेंगे द केस ऑफ प्रोहिबिटेड रूट्स। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम पहले मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं प्रोहिबिटेड रूट्स। देन वी हैव यूनिक वर्सेस मल्टीपल सॉल्यूशंस। यूनिक वर्सेस मल्टीपल सॉल्यूशंस। उसके अलावा हमारे पास है द केस ऑफ डीजेनरेसी। ये टर्म आपने पहले भी सुनी होगी पुरानी वीडियोस में अगर आपने देखी होंगी तो। डीजेनरेसी एंड लास्ट इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने वहां पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की है और हमारा ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड आउट द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है। तो वो था मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो हमारी जो स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो हम एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जो मैक्सिमाइजेशन वाला होगा। ठीक है। तो ये हमारे 5 स्पेशल केसेस हैं। इनमें से पहले 3 जो हैं दैट इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, द केस ऑफ प्रोहिबिटेड रूट्स एंड यूनिक वर्सेस मल्टीपल सॉल्यूशंस, ये तीनों हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम ये तीनों केसेस एक साथ इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए सब पहले हम समझते हैं कि ये तीनों जो स्पेशल केसेस हैं एक्चुअली इनका मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमने क्या कहा, वो कौन सी होगी जहां पर हमारी सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं होगी, वेयर टोटल ऑफ डिमांड, ये समेशन का साइन है, इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। ठीक है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो उसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? एक हो सकता है व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड और दूसरा हो सकता है व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इन दोनों ही सिचुएशंस में ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लेते हैं, सपोज हम ओरिजिन्स ले लेते हैं ABC और डेस्टिनेशंस ले लेते हैं DEF और यहाँ से हम उसकी बना देते हैं सप्लाई। अभी यहाँ हम सारी वैल्यूज
नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिर्फ हमने एक फॉर्मेट से समझना है कि ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेसिकली होती किस टाइप की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई और डिमांड लिख देते हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस्ड या अनबैलेंस समझने के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है सप्लाई और डिमांड की वैल्यूज। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सपोज ओरिजिन ए की हमारे पास सप्लाई अवेलेबल है 50 यूनिट्स, बी की भी है 50 यूनिट्स, सी की भी है 50 यूनिट्स। ठीक है, और डिमांड हम देख लेते हैं। सपोज डेस्टिनेशन डी की डिमांड है 100 यूनिट्स की, फिर ई की है सपोज 25 की, और एफ की है सपोज 25 की। चलिए यहाँ एक और हम बना देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सप्लाई हमारे ओरिजिन्स और डेस्टिनेशंस बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर डी ई एफ वेट हम ये करते हैं डी ई एफ एंड जी। सपोज हम ये 4 डेस्टिनेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो 100, 25, 25 एंड 50। ठीक है, ये हो गया हमारा सप्लाई और डिमांड की वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले चेक करना है कि हमारा ये टोटल ऑफ सप्लाई एंड टोटल ऑफ डिमांड ये बराबर है या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है टोटल ये कितनी है 150, राइट, और डिमांड कितनी है 150 एंड 25 25 200। ठीक है, ये टोटल कितनी है 200। इसका मतलब हमारी सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं है। तो अब ये हम बराबर कैसे करेंगे, हम डमी रो या डमी कॉलम ऐड करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करने की जरूरत है, क्योंकि सप्लाई कम है तो हमें एक और सप्लाई पॉइंट बनाना पड़ेगा जहां पर ये एक्स्ट्रा जो भी हमारी डिमांड है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डमी रो ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, कितने जो बैलेंस है 200 माइनस 150 इज 50। ठीक है, तो अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो इट विल बी 200। ठीक है, अब हमारा हो गया सप्लाई डिमांड बराबर। तो यहाँ सप्लाई तो हमने लिख दिया, लेकिन कॉस्ट की वैल्यूज भी चाहिए। तो कॉस्ट की वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ एज्यूम करेंगे 0, क्योंकि इससे हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट मैट्रिक्स है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम खुद से ये कॉस्ट वैल्यूज नहीं डाल सकते। हम ये बैलेंस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी मेथड्स हमने स्टडी किए हैं उनकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सप्लाई डिमांड बराबर होने चाहिए। तो सिर्फ फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस हमें ये डमी रो या कॉलम ऐड करना पड़ता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट की वैल्यूज हम 0 रखेंगे, और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा या बैलेंस नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो नाउ दैट आवर सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल, नाउ वी कैन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन, राइट। इसी तरह से दूसरा केस आ जाता है हमारा when supply is greater than demand। तो चलिए ये भी एक हम छोटी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ से फिर से ए बी सी हम ओरिजिन्स बना देते हैं, और यहाँ से हम डी ई एफ, और यहाँ से हम सप्लाई शो कर देते हैं, और बिलो ऑल दीज ओरिजिन्स हम डिमांड लिख देते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारी ये वैल्यूज डिमांड और सप्लाई की कितनी है, चलिए यहाँ 50 50 50 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम सपोज लिख देते हैं 50 50 25। ठीक है, अब देखिए कितना टोटल बन रहा है, ये टोटल बन रहा है, सप्लाई का टोटल बन रहा है 150 और डिमांड का टोटल कितना है 125। तो कितना कम है, अब यहाँ पर हमारी डिमांड कम है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा अवेलेबल है। तो सप्लाई कितनी ज्यादा अवेलेबल है 25 यूनिट्स। ठीक है, तो वो सप्लाई के लिए हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए जहां पर हम वो एक्स्ट्रा यूनिट्स सप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से सप्लाई, यहाँ पर हम बना देते हैं एक डमी डेस्टिनेशन DEF G। ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस कितना 25 यूनिट्स, तो 125 प्लस 25 इज 150। तो हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई हो गए टोटल 150। सो हमने यहाँ पर क्या किया, एक डमी
कॉलम ऐड किया। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड तो हमें एक रो ऐड करनी है एंड व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड तो हमें एक कॉलम ऐड करना है। आप ये कंसेप्चुअली समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पर रो ऐड करना है या कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो जब ये स्टेप हमने कर दिया, नाउ आवर प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। इसके बाद देन वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स एनी ऑफ द मेथड्स इन केस ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया अगर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। इसके बाद अगर इन केस, अब हमारा सेकंड केस है प्रोहिबिटेड रूट्स। प्रोहिबिटेड रूट्स का क्या मतलब है? देखिए समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि सम रूट्स आर नॉट अवेलेबल, वो किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे सपोज हम जिस रास्ते से ट्रांसपोर्ट करते थे वहां पर स्ट्राइक हो गई है, या फिर अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं। ठीक है, अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस, या फिर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, रास्ता बंद कर रखा है। ठीक है, तो मतलब फॉर वॉट एवर रीजन्स दैट वन रूट और मोर देन वन रूट्स, ठीक है, तो वो रूट्स अवेलेबल नहीं है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो उस केस में क्या होगा कि हम वैसे रूट्स को हम क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए न्यूमेरिकली हम क्या करते हैं, वी असाइन a very large cost. We assign a large cost represented by m. हम कैसे उसको डोनेट करेंगे या सॉरी डिनोट करेंगे, या तो आप इंफिनिटी साइन वहां डाल सकते हैं या फिर हम एक कैपिटल m से हम कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल m। ठीक है, वी असाइन अ लार्ज कॉस्ट रिप्रेजेंटेड बाय m टू सच रूट और रूट्स। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि अगर कहीं पर हमारा मोटिव क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर किसी रूट की कॉस्ट बहुत हाई है तो विल अवॉइड दैट रूट। तो हम उसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं कि अगर कोई हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाले रूट पे आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, कोई प्रोहिबिटेड रूट्स मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, उस रूट पे हम अगर कॉस्ट की वैल्यू गिवन है, वैसे तो यूजुअली क्रॉस या डैश होगा, वहां पर कॉस्ट वैल्यू नहीं गिवन होगी, लेकिन सपोज गिवन है तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को हटाकर आप वहां पर कैपिटल एम लगा देंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम का क्या मतलब होगा कि वो वाला रूट प्रोहिबिटेड है, वहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। राइट, इज दैट क्लियर? तो अगर हमें क्वेश्चन में प्रोहिबिटेड रूट्स गिवन है तो हमने ये चीज करनी है, उसके बाद हमें फिर वैसे ही जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोहिबिटेड रूट्स। नेक्स्ट हमारा केस है यूनिक वर्सेस मल्टीपल सॉल्यूशंस। अब इसका क्या मतलब है? देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पर हमने क्या देखा कि हमें एक फाइनल ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है कि हम कौन से रूट पर कितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करें, और फिर हम लास्ट में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो वो होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन कि हमें एक सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास मोर देन वन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, तो उसे हम बोलेंगे केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस। अब ये पता कैसे लगता है? देखिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब निकल के आता है, व्हेन डेल्टा आई जे, ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड और मोडाई मेथड से, और उसमें हम कैसे चेक करते हैं कि ऑप्टिमल है या नहीं, हम अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं डेल्टा आई जे। तो व्हेन डेल्टा आई जे इज पॉजिटिव, इसका मतलब नॉट ऑप्टिमल है ना, फिर हम रिवाइज करते हैं नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और अगर हमारे सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए डेल्टा आई जे नेगेटिव आ जाता है, देन हम कहते हैं इट इज वी हैव रीच द ऑप्टिमैलिटी, तो हमें फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सपोज 4 अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं, 4 अनऑक्यूपाइड सेल्स, और उनके लिए जब हमने डेल्टा आई जे कैलकुलेट किया तो डेल्टा आई जे सपोज 3 के लिए डेल्टा आई जे नेगेटिव आया, नेगेटिव, 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 लेकिन एक का डेल्टा आई जे 0 आ गया। ठीक है, अब जब नेगेटिव आ गया तो हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे हम पहुंच गए। अब लेकिन एक वैल्यू 0 है, दिस इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव,
तो हम क्या कहेंगे इस केस में, जब भी हम ऑप्टिमैलिटी तक पहुंच गए हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, जब तक एक भी पॉजिटिव आ रहा है तब तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 3 नेगेटिव हैं और एक 0 है, पॉजिटिव कोई नहीं है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं है ये ऑप्टिमल है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम रिवाइज कैसे करेंगे, इस 0 का मतलब है कि वी हैव मोर देन वन अल्टरनेटिव अवेलेबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस सेल का ये 0 आया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंग हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका वही है जैसे हम पहले करते आए हैं, लूप ट्रेस करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम वैसे ही करेंगे तो हमें एक नई डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, ठीक है। अब फिर आप चेक करेंगे कि जो आपकी पहले डिस्ट्रीब्यूशन थी और अब ये रिवाइज करने के बाद, मतलब जिस सेल का ये 0 आई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों केसेस में आपको टोटल कॉस्ट सेम मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ वी हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, राइट। तो अगर एक से ज्यादा जीरोस होंगे, मतलब बाकी सब नेगेटिव हैं लेकिन एक से ज्यादा जीरोस हैं, तो जितने जीरोस होंगे उतने ही सेल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे और उतने ही हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे जिन सबकी टोटल कॉस्ट बराबर होगी, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जब हमारे पास एक भी पॉजिटिव आ रहा है तो सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, हमें रिवाइज करना पड़ता है। अगर सब नेगेटिव आ गए तो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और अगर सब नेगेटिव है लेकिन कोई एक या एक से ज्यादा जीरोस हैं, इसका मतलब दैट इज अ केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअली इन केसेस का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल। गिवन द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यहाँ पर ये पूरा मैट्रिक्स गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज गिवन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वी हैव 4 वेयर हाउसेस, इनको हम अपने ओरिजिन्स मान के चलते हैं। फिर हमारे पास 3 मार्केट्स हैं, ए बी एंड सी, ये हो गए हमारे डेस्टिनेशंस। यहाँ पर नीचे डिमांड गिवन है और सामने सप्लाई गिवन है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, बीच में जितनी वैल्यूज हैं 10 12 7 14 11 6 9 5 13 11 7 एंड 9, ये सारी कॉस्ट की वैल्यूज हैं, ठीक है। यूनिट कोई गिवन नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रुपीज में गिवन है, ठीक है। कॉस्ट इन रुपीज, राइट। इसके अलावा और भी कुछ गिवन है क्वेश्चन में। इट इज नोन दैट करंटली नथिंग कैन बी, दिस इज नथिंग, nothing can be sent from warehouse 1 to market A and from warehouse 3 to market C। मतलब warehouse 1 to market A, ये वाला 1 to A, and from warehouse 3 to market C, warehouse 3 to market C, ये वाला। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, राइट। सॉल्व द प्रॉब्लम एंड डिटरमिन द लीस्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल, राइट। तो हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, कहने का मतलब ये होता है कि हमें पूरी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि क्या बनेगी, कौन से रूट पर कितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करें, और उसके अलावा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जो कि लीस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब ऑप्टिमल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा था क्वेश्चन जब भी हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है कि हमारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है एटलीस्ट वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो हमने अभी मार्क किया, जिन रूट्स पर हम कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि जहां पर प्रोहिबिटेड रूट्स हैं, जिन रूट्स पे हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वहां पर हम एक लार्ज कॉस्ट असाइन करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ, ठीक है। तो हम इनको हटाकर, ये जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, इनको हटा के हम एम लिख देंगे, राइट। इसका मतलब है वेरी लार्ज कॉस्ट। अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें सॉल्व करने से पहले देखना है प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। उसके लिए हम चेक करते हैं कि हमारा टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बराबर है या नहीं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम सप्लाई को टोटल करें कितना आएगा, 180, देन 280, 380, 480,
एंड 80 इट इज 560। ठीक है, हमारा टोटल सप्लाई है 560 और डिमांड कितना है 1 2 3 4 5 6 660। डिमांड इज 660। तो इसका मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है। एग्रीगेट ऑफ डिमांड और टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई, है ना, बराबर नहीं है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिमांड ज्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, मतलब हमें एक्स्ट्रा सप्लाई अवेलेबल करवानी पड़ेगी। ठीक है, और सप्लाई कहाँ से आती है, हमारे ओरिजिन से, जो कि यहाँ वेयर हाउस मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमें एक और ओरिजिन क्रिएट करना पड़ेगा जहां से ये जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रो ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 के नीचे हम एक और रो ऐड करेंगे, डमी रो, और जिसकी कितनी होगी सप्लाई, जो बैलेंस अमाउंट है 560, 660 माइनस 560 इज 100 यूनिट्स की डिमांड है एक्स्ट्रा। तो हमें ये डमी रो ऐड की और यहाँ पर हम सारी कॉस्ट वैल्यूज क्या लिखते हैं, 0। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है। बैलेंस्ड हो गई प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं अनबैलेंस्ड वाला केस हो गया। ठीक है, तो हमने जो पहला केस पढ़ा अनबैलेंस्ड वाला, वो यहाँ पर हमने बैलेंस कर लिया, और दूसरा प्रोहिबिटेड रूट्स हमें गिवन थे, वहां पर हमने ये कैपिटल M लिख लिया। ठीक है, तो अब सॉल्व करने से पहले ये टेबल थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमने, आप जब एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कुछ भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हाईलाइट सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने ये 2 M वाले सेल्स को हाईलाइट किया हुआ है, ये प्रोहिबिटेड रूट्स हैं, और नीचे ये जो 5th हमने ये डमी रो ऐड की है, ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 कॉस्ट है और यहाँ पर ये 100। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, समेशन ऑफ डिमांड ए आई बी जे से हम लिखते हैं, अगर आपको याद होगा, समेशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ बी जे इज इक्वल टू, इट इज नाउ 660। ठीक है, तो हमारा डिमांड सप्लाई बराबर है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए। इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये जो वैम है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, इससे जो हमें इनिशियल सॉल्यूशन मिलता है वो या तो ऑप्टिमल ही होता है या नियर टू ऑप्टिमल होता है, मतलब हमें कम रिविजन्स करने की जरूरत पड़ती है अगर हम इस मेथड से इनिशियल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम यही करते हैं। अब हम वैसे तीनों मेथड्स पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो अभी जो हम इनिशियल सॉल्यूशन फिलहाल कैलकुलेट करने वाले हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर इनिशियल सॉल्यूशन, अब जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, हमने इनिशियल सॉल्यूशन कैसे निकाला था वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। उसमें हमने कुछ इटरेशंस की थी और फिर हमने चलिए इटरेशंस के लिए हम यहाँ पर इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं, पूरा मैट्रिक्स को प्रॉपर वैल्यूज लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग वैम। ठीक है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो हम उसके लिए करते हैं इटरेशंस। तो अभी पता नहीं हमारी कितनी इटरेशंस बनेंगी, फिलहाल हम पहली इटरेशन करके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, यहाँ से भी रो एंड कॉलम दोनों के लिए हम पहली पहली इटरेशंस के लिए ये रो कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इटरेशंस करने के लिए हमने क्या कहा था, हम एक एक करके रो को कंसिडर करेंगे और हर एक रो में जो लीस्ट कॉस्ट वाला वैल्यू है और उससे ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनको हम उनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो में अब m तो वेरी हाई, मतलब इट इज
हम कह सकते हैं इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से कुछ भी माइनस करो तो इन्फिनिटी ही रहेगा। हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, लीस्ट इज 7 एंड द अदर इज 12, ठीक है। तो 12 माइनस 7 इज 5। सेकेंड रो में 6 एंड 11, द डिफरेंस इज 5। नेक्स्ट में 9 एंड 5, डिफरेंस इज 4। नेक्स्ट में 7 एंड 9, डिफरेंस इज 2, ठीक है। और ये जो डमी वाला है ये तो सब जीरो ही है, तो ये जीरो ही आएगा डिफरेंस, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कॉलम वाइज। कॉलम वाइज देखिए, सबसे छोटी वैल्यू अब यहाँ जीरो ही है और उससे ऊपर है 9, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 9। उसके बाद नेक्स्ट में भी जीरो सबसे छोटा है और उससे बड़ा है 5, डिफरेंस विल बी 5। और नेक्स्ट कॉलम में फिर जीरो सबसे छोटा है और उससे बड़ा है 6, तो 6 माइनस जीरो इज 6। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम ये इन सभी में से जितने डिफरेंसेस हमने लिए हैं इसमें से हाईएस्ट वाला लोकेट करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पर, 9। अब 9 हमारा कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होती है, जहां पर कॉस्ट सबसे कम है। सबसे कम कॉस्ट है 0 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, सप्लाई डिमांड को कंपेयर करके। यहाँ पर देखिए सप्लाई 100 है, डिमांड 240 है, तो हम 100 ही सप्लाई कर सकते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 100 खत्म और यहाँ 240 में बैलेंस रह गया हमारा 140, ठीक है। और हमारी ये वाली रो फुलफिल हो गई है, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सेकेंड इटरेशन। ये इटरेशन हम कब तक करते रहते हैं, जब तक कि सारी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं सेकेंड इटरेशन और नीचे भी बना लेते हैं सेकेंड इटरेशन, राइट। चलिए अब क्या होगा, सेकेंड इटरेशन में देखिए हमारा कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, तो वो सेम ही रहना है। 7 और 12 का डिफरेंस 5, देन 6 और 11 का डिफरेंस 5, फिर 4 2। हाँ, यहाँ पर ये रो कट गई है, तो अब हमने यहाँ डिफरेंसेस नहीं लेने हैं, तो हम यहाँ डैश डाल देंगे। चलिए सेकेंड इटरेशन अब कॉलम्स के लिए देखते हैं। कॉलम्स के लिए हमारे पास अब जीरो तो कट गया है। अब हमारे देखिए लोएस्ट है 9 और उससे ऊपर है 11, सो 11 माइनस 9 इज 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ भी जीरो कट चुका है, तो 7 और 5 का डिफरेंस 2, और उससे नेक्स्ट में 6 और 7 का डिफरेंस 1, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस हमने ले लिया, अब इनमें से हमें देखना है हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट कौन सा है, देखिए यहाँ पर वी हैव 2 5s, ठीक है। अब हम कौन सा वाला 5 लें, तो जब टाई होता है तो हम क्या करते हैं, हम वो वाली वैल्यू लेते हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ज्यादा यूनिट्स अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर पहले वाला 5 लेते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस रो में 7 है, और 7 पे हम कितने यूनिट्स दे पाएंगे, कंपेयर करो सप्लाई डिमांड को, 180 और 220, हम 180 दे सकते हैं। और अगर हम दूसरा वाला 5 लेते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर अगर हम कंपेयर करें, सबसे छोटा है 6, तो यहाँ कितने दे सकते हैं, कंपेयर करो सप्लाई डिमांड 100 एंड 220, हम दे सकते हैं 100। तो इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे जहां पर ज्यादा हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला हटा देते हैं, हमने पहले वाला ही 5 कंसिडर करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये स्टेप। अब हम आते हैं तीसरी इटरेशन पे, थर्ड इटरेशन, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, ठीक है। चलिए यहाँ से थर्ड इटरेशन करते हैं। अब देखिए हमारे पास, अच्छा ये हमने 180 कैंसिल नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये साथ साथ कैंसिल नहीं करोगे तो बाद में कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। ये हमने जो पहली रो 180 पूरी सेटिस्फाई हो गई ना, तो हमें ये रो कैंसिल भी करनी है। ये रो हम कट करेंगे और यहाँ 220 में से 180 गया तो हमारे पास बचा 40, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन के लिए अब देखो पहली रो कैंसिल हो गई, यहाँ कुछ डिफरेंसेस नहीं आएंगे। दूसरे में एज इट इज 6 और 11 का डिफरेंस 5, 9 और 5 का डिफरेंस 4, 7 और 9 का डिफरेंस 2, और यहाँ फिर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कॉलम वाइज देख लें, हमारे पास यहाँ पर सबसे कम है 9 और 11, ठीक है, डिफरेंसेस 2, देन 7 एंड 5, और उसके बाद 6 एंड 9, ठीक है, डिफरेंसेस 3, 2 2 3। अब फिर से हम देखेंगे हाईएस्ट, अब यहाँ तो क्लियर है कोई टाई नहीं है, तो हम ये वाला 5 पहले वाला ये ले लेंगे। अब इस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए, यहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट एलिमेंट 6 है, और यहाँ पर सप्लाई डिमांड को कंपेयर करो,
सप्लाई 100 है लेकिन डिमांड 40 ही अवेलेबल है, तो हम जितना 40 की ही डिमांड है और 100 अवेलेबल है, लेकिन जितनी डिमांड है हम उतना ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो 40। ठीक है, तो ये 100 में से 40 क्या रह गया, 60, और नीचे ये 40 पूरा खत्म हो गया। तो ये डेस्टिनेशन की डिमांड फुलफिल हो गई है। अब हम इस डेस्टिनेशन को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अभी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है, हमें फिर से एक इटरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए फोर्थ इटरेशन करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इतनी सारी इटरेशन करनी पड़ रही है, इससे अच्छा तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कर लेते हैं। तो ये है कि अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आप करते तो आपको बहुत ज्यादा रिविजन्स करनी पड़ती, तो फिर आप स्टेपिंग स्टोन या मोडाई मेथड लेते, वहां पर आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता, बार बार लूप्स बनाने पड़ते, या फिर बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ती। तो हम वैम शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी कि थोड़ा सा लंबा हो रहा है मेथड, लेकिन बाद में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं, और चलिए नेक्स्ट इटरेशन करते हैं, फोर्थ इटरेशन। अब फोर्थ इटरेशन में देखिए पहली रो तो कैंसिल हो गई, डैश। दूसरे में देखिए अब 6 वाला गया है, तो 14 और 11 है हमारे पास लोएस्ट वाले, सो 14 11 का डिफरेंस इज 3। उसके बाद 9 माइनस 5 4, उसके बाद 7 और 11 का डिफरेंस 4, फिर नेक्स्ट रो नहीं है, तो यहाँ से फोर्थ हम यहाँ भी लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यूज अब क्या आएंगी, फोर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग इटरेशंस हमारी अगेन 11 9 का डिफरेंस 2, 7 5 का डिफरेंस 2। अब इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि थर्ड कॉलम कैंसिल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, इसमें से हाईएस्ट देखना है डिफरेंसेस में से। अब हमारे पास अगेन वी हैव 2 4s। ठीक है, अब कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलिए पहला वाला देखते हैं। पहले 4 के अगर कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो हमारा इस रो में 5 है लीस्ट कॉस्ट वाला, तो यहाँ पर हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए कंपेयर 160 एंड 200, तो हम यहाँ 160 दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम दूसरा वाला 4 लेते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इस रो में 7 है लीस्ट कॉस्ट, तो हमें कितना यहाँ दे सकते हैं, 120 दे सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से हायर कौन सा है, 160, तो हम ये वाला 4 रहने देते हैं, इसको हम हटा देते हैं और पहले वाले को रहने देते हैं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन पहले कंप्लीट करते हैं ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। ये 160 हमने, ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया, तो ये वाली रो खत्म। ठीक है, और यहाँ से 160 200 में से 160 गया, वी आर लेफ्ट विद 40 यूनिट्स, राइट। तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है, हमें एक इटरेशन और करनी है। आ जाइए फिफ्थ इटरेशन पे, और यहाँ से भी फिफ्थ इटरेशन बनाएंगे नीचे। फिफ्थ इटरेशन देखिए, पहली रो खत्म, दूसरी रो में 11 14 का डिफरेंस 3, उसके बाद ये रो कैंसिल, फिर 7 और 11 का डिफरेंस 4, ये रो खत्म। और यहाँ से कॉलम वाइज देखिए, यहाँ तो जगह भी खत्म हो गई। कॉलम वाइज देखिए 14 और 11 का डिफरेंस इज 3, देन 7 11 का डिफरेंस 4, उसके बाद ये रो खत्म है। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम देखते हैं। अब देखिए हाईएस्ट वाले 4 हैं, ये भी 2 हैं, तो इनमें से अब एक लेना है। चलिए पहले रो वाला देखते हैं। अगर रो वाला लेते हैं तो 7 लीस्ट कॉस्ट है, तो यहाँ पर हम कितना देंगे, 40 और 120। सप्लाई डिमांड देखो, हम 40 दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ये वाला 4 लेते हैं नीचे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम है, यहाँ लीस्ट 7 ही है, और 7 पे हम फिर अगेन 40 120 को कंपेयर करके 40 ही दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी ये कॉलम पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हम ये कॉलम वाला यही वाला 4 लेते हैं, दूसरा वाला रहने देते हैं। वैसे मार्क करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए हमने ये शो कर दिया, ये वाला 4 हमने लिया है। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम 40 दे देंगे तो ये कॉलम एग्जॉस्ट हो जाएगा हमारा पूरा, और यहाँ 120 में से 40 क्या रह गया, 80, राइट। तो चलिए अब हमारे पास ये दो कॉलम के, अब रह गया तीसरा कॉलम। तो देखिए अब हमें देख लेते हैं कि यहाँ हमें भी इटरेशन करने की जरूरत है या हमारा वैसे भी काम बन जाएगा। देखिए अगर हम सेकंड रो देखें, यहाँ पर 60 यूनिट्स हैं और फोर्थ वाले में 80 यूनिट्स हैं, टोटल इज 80 प्लस 60 140। और यहाँ पर पहले कॉलम की देखो 140 ही, क्योंकि अब हम जो असाइनमेंट्स करेंगे पहले ही कॉलम में होनी है, बाकी दो कॉलम्स तो
फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है। पहले जो बी और सी डेस्टिनेशन है वो फुलफिल हो चुकी है, तो हमें वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इटरेशंस ना भी करें तो हमारा यहाँ पर काम वैसे ही बन जाएगा। वो कैसे? 14 और 11 में से देखिए लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? 11। तो यहाँ कंपेयर करो सप्लाई डिमांड 80 और 140, तो हम यहाँ 80 दे सकते हैं। ये 80 खत्म, यहाँ रह गया 60, ठीक है। और ऊपर देखो अब 14 में ही दे सकते हैं, यही एक सेल रह गया है। तो 60 डिमांड 60 सप्लाई, ये 60 यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई, राइट। तो हमारे पास अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बनके आई है। अब हम इसको, तो हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हैं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर वे में देखते हैं, थोड़ा सा साफ तरीके से। देखिए ये हमारी सारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी हमने पीछे की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनिशियल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बाद में जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें ऑप्टिमैलिटी चेक के बाद ये भी तो देखना है कि हमारी सॉल्यूशन में कुछ इंप्रूवमेंट हुई या उतनी ही कॉस्ट रही, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कॉस्ट। वैसे तो हमें डीजेनरेसी चेक करनी चाहिए, तो चलिए पहले वही कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिमैलिटी की तरफ बढ़ने से पहले हमें पहले ये देखना होता है कि कहीं हमारा सॉल्यूशन डीजेनरेट तो नहीं है, क्योंकि फिर उसमें हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डीजेनरेसी के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 है या नहीं। तो यहाँ पर कितने हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स, देखिए फर्स्ट रो सारे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। हमारी रोज कितनी है, 5। कॉलम्स है 3। 5 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 माइनस 1 7, दोनों बराबर है, देयरफॉर नो डीजेनरेसी। चलिए ये प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब हम ऑप्टिमैलिटी चेक करने की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि वैम से कैलकुलेट करने पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 180, रो वाइज चलते हैं, देन 14 इंटू 60, देन 6 इंटू 40, देन 5 इंटू 160 प्लस 11 इंटू 80, 7 इंटू 40 एंड 0 इंटू 100। तो इसको फटाफट से आप भी साथ साथ कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमारा आएगा 1260 प्लस 14 84 840 प्लस 240 प्लस 16 5 80 800 प्लस 880 प्लस 280 प्लस 0, और ये टोटल करके आता है 4300, ठीक है जी। तो वैम से हमारे पास कितनी टोटल कॉस्ट निकल के आई है, 4300, राइट। तो अब हमारा इनिशियल सॉल्यूशन आ गया है, नाउ वी हैव टू चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी के लिए जो मेन कंडीशन थी डीजेनरेसी वाली वो हमने चेक कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी कैन मूव टूवर्ड्स चेकिंग द ऑप्टिमैलिटी। और ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मोडाई मेथड। तो हम यहाँ पर करते हैं मोडाई मेथड, ठीक है। चलिए मोडाई मेथड के लिए हमारे क्या स्टेप्स होते हैं, हम सबसे पहले यूआईज एंड वीजेस कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, राइट। यही करना होता है, ऑक्यूपाइड सेल्स। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक कॉलम यूआई के लिए और यहाँ से वीजे के लिए, ठीक है जी। चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स ui प्लस vj इज इक्वल टू cij, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से हैं पहले रो में। अब हम इसको एक काम करते हैं, एबीसी की जगह 1 2 3, क्योंकि आई जे लिखना है ना, तो 1 1 1 2 की फॉर्म में होगा तो ज्यादा इजी रहेगा, तो हम एबीसी की जगह भी 1 2 3 लिखते हैं। तो हमारे पास सेल्स हैं, एक तो 1 3, बहुत सारे सेल्स हैं, 1 3, फिर है 2 1, हम ऑक्यूपाइड वाले लिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर है
2 1 के बाद we have 2 3, then we have 3 2, then 4 1, 4 2 and 5 1। ठीक है, अब इसके लिए हम इक्वेशंस लिखते जाते हैं। We have u1 plus v3 is equal to c1 3। आप भी साथ साथ कैलकुलेट कीजिए। आई होप आपको ये स्टेप्स सब सारे मालूम है, तो आप साथ साथ कैलकुलेट कीजिए और चेक करते जाइए कि आर वी गेटिंग द सेम आंसर या हमारा एक दूसरे से कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है। ठीक है, देन u2 plus v3 is equal to c2 3, u3 plus v2 is equal to c3 2, u4 plus v1 is equal to c4 1, u4 plus v2 is equal to c4 2, u5 plus v1 is equal to c5 1। अब वैल्यूज डालते हैं। अच्छा, हमने एक चीज यहाँ पर नहीं लिखी है, वो क्या है कि हम सपोज करते हैं टू स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस। अब कोई वैल्यू तो पता होनी चाहिए ताकि हम इक्वेशन सॉल्व कर सके। तो लेट u1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो u1 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 प्लस v3 इज इक्वल टू c13, मतलब 13 की कॉस्ट कितनी है, 7। तो दिस इम्प्लाइज v3 इज इक्वल टू 7। हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं, ठीक है, ताकि बाद में फिर टाइम ना वेस्ट हो। v3 हमारा है 7 और हमने u1 लिया है 0। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन u2 v1 दोनों हमारे पास नहीं है तो हम फिलहाल इसको स्किप करते हैं। थर्ड इक्वेशन में आइए u2 एंड v3। तो v3 तो हमें पता है, u2 प्लस v3 7, c23 कितना है, 2 3 कॉस्ट इज 6। तो u2 कितना आ गया, 6 माइनस 7 इज -1। तो u2 हमारा है -1, u2 इज -1। चलिए उसके बाद अब u2 आ गया, अब हम ऊपर वाली इक्वेशन कर सकते हैं। -1 प्लस v1 इज इक्वल टू c21 इज 14। तो v1 कितना हो गया, 14 प्लस 1 15। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं, v1 है 15। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन u3 एंड v2 दोनों नहीं है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट है u4 एंड v1। यस वी हैव v1। तो u4 plus v1 is 15 is equal to c41, c41 is 11, कॉस्ट है 11। तो u4 कितना हो गया, 11 minus 15 is -4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं u4 कितना आया, -4। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में u4 है, ये हमारे पास है -4 प्लस v2 इज इक्वल टू c42, 42 की कॉस्ट है 7। तो v2 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11। तो हमारे पास v2 कितना आ गया, 11। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, v1 हमारे पास, हाँ ये हम सॉल्व कर सकते हैं। u5 प्लस v1 है 15, ऊपर देखिए सेकेंड इक्वेशन से, इज इक्वल टू c51, 51 तो कॉस्ट है 0। ठीक है, तो u5 इज इक्वल टू -15, -15 वो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं -15। ठीक है, उसके बाद अब हम ये वाली इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि u3 प्लस v2 हमने भी कैलकुलेट किया नीचे 11, c32 कितना है, 32 इज 5। तो u3 कितना आ गया, u3 इज इक्वल टू 5 माइनस 11 इज -6। तो हम u3 लिख लेते हैं -6। ठीक है, तो ये हमारी सारी कैलकुलेशंस होगी। ui एंड vj's वी हैव कैलकुलेटेड फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं UIs और VJs की। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं opportunity cost for unoccupied cells. For unoccupied cells, we have to calculate opportunity cost. किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से।
डेल्टा आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम पहले अनऑक्यूपाइड सेल्स नोट कर लें, हमारे कौन कौन से हैं। तो देखिए अनऑक्यूपाइड सेल्स अब काफी सारे हैं, तो वी हैव 1 1, इधर भी 1 2 3 लिख लेते हैं, 1 2 3 ABC की जगह। तो वी हैव 1 1, देन वी हैव 1 2, देन वी हैव 2 2, देन 3 1 3 3, उसके बाद है 4 3, देन 5 2 एंड 5 3। इन सब के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले डेल्टा 1 2 3 इस फॉर्म में सब कुछ लिख लेते हैं। तो डेल्टा 1 1 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस C11, देन डेल्टा 1 2 इज इक्वल टू U1 प्लस V2 माइनस C12, डेल्टा 2 2 is equal to U2 plus V2 minus C22, डेल्टा 3 1 is equal to U3 plus V1 minus C31, डेल्टा 3 3 is equal to U3 plus V3 minus C33, डेल्टा 4 3 is equal to U4 plus V3 minus C43, डेल्टा 5 2 is equal to U5 plus V2 minus C52, and delta 5 3 is equal to U5 plus V3 minus C53, ठीक है। चलिए now let's put values and calculate delta 1 1। देखिए U1 है 0, V1 है 15 माइनस C11 है M। देखिए तो m इज अ वेरी लार्ज वैल्यू इक्वलेंट टू इन्फिनिटी, तो कुछ भी वैल्यू इन्फिनिटी माइनस करोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। तो माइनस m ही आएगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, जब भी अनऑक्यूपाइड सेल्स में अगर आपको कहीं भी मतलब प्रोहिबिटेड रूट्स वाला केस आता है तो आपको वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन एनी केस आपकी अगर वैसे तो मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई स्कोप ही नहीं है पॉजिटिव आने का, इट विल बी अ हाईली लार्जली नेगेटिव वैल्यू माइनस m, ठीक है। तो वो प्रोहिबिटेड है वैसे भी, तो वहां पर आपको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप कभी भी रिवाइज करने के लिए वो वाला रूट यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो एक तो 1 1 और दूसरा हमारा प्रोहिबिटेड था 3 3 वाला, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में आपको माइनस m मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही केसेस में यू नीड नॉट कैलकुलेट डेल्टा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों में ही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आ गया डेल्टा 1 2, U1 है 0, V2 है 11 और कॉस्ट कितनी है 1 2 की 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया -1। चलिए 2 2 की कैलकुलेट करते हैं। U2 कितना है -1, V2 है 11 और C22 कितना है 11, 11 माइनस 11 ये हो गया -1। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका, आई होप आप साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं और वैल्यूज चेक कर रहे हैं। चलिए U3 -6, V1 है 15, C31 है 9, तो ये कितना आ गया 3 1, 9 और 6 15, 15 माइनस 15 इज 0। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। U4 कितना है 1 2 3 4, इट इज -4, V3 है 7 और C43 कितना है 9, तो ये कितना आया 7 माइनस 4 3 माइनस 9 -6। चलिए नेक्स्ट U5 है आपका -15, V2 है 11, C52 है 0, तो ये हो गया -4। और फिर आ गया डेल्टा 5 3, U5 है आपका -15, V3 है 7 और कॉस्ट कितनी है 5 3 की 0, तो 7 माइनस 15 इज -8, ठीक है। तो ये आ गई सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यूज, राइट। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, सभी की सभी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है ना,
मतलब पॉजिटिव कोई नहीं है एटलीस्ट, -1, -1, 0, -6, -4, -8। तो जब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है मतलब यू हैव रीच द स्टेज ऑफ ऑप्टिमैलिटी, आपको फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, यही आपकी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ पर अब एक वैल्यू है जो क्या आ रही है, 0। ठीक है, तो जहां पर 0 आ गया मतलब अब ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में हमने अभी पीछे डिस्कस किया था शुरू में जब हम स्पेशल केसेस का डिटेल पढ़ रहे थे, तो जब भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब भी जिस सेल की 0 आती है इसका मतलब इट गिव्स यू एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, मतलब वहां पर अगर आप उस रूट से जाते भी हो तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जितनी कॉस्ट आपको पहली डिस्ट्रीब्यूशन से मिल रही है इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप रिवाइज करते भी हो तो आपको सेम डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, सेम कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करो यू विल गेट द सेम लीस्ट टोटल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन हमें ये शो करना है, वो शो कैसे करेंगे, अब हमने जिस सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 आई है दैट इज सेल 3-1, यहाँ पर सेल 3-1 है तो हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो चलिए देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या। ओके, सो डेल्टा आई जे फॉर सेल 3-1 इज इक्वल टू 0, तो हमें अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब हम लूप ट्रेस करते हैं, वो कैसे करेंगे देखिए, विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर 3-1 से, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3, तो 3-1 से स्टार्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो दिस इज ऑक्यूपाइड सेल, देन डाउनवर्ड्स दिस इज ऑक्यूपाइड सेल, देन हेयर वी हैव ऑक्यूपाइड सेल एंड बैक टू इनिशियल सेल। ठीक है, अब हम इसमें और क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस के साइंस डालते हैं, तो अनऑक्यूपाइड सेल जो है वहां प्लस, देन नेक्स्ट में माइनस, प्लस एंड माइनस। और रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, हमने शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट एक ट्रिक हमने याद रखी थी लास्ट टाइम कि इस पूरे लूप में जो भी नेगेटिव वाले सेल्स हैं, यहाँ पर है 160 और 80 है ना, तो इनमें से जो कम वाला होता है लीस्ट वाला वो हम अनऑक्यूपाइड सेल में दे देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देते हैं 80। अब जब यहाँ पर 80 दिया है ये हट गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हट गया तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा, 40 + 80 इज 120, और यहाँ से 160 में से 80 हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इस रो में एक जगह हम 80 ऐड किया है हमने, तो 160 - 80 इज 80। ठीक है, तो हमारी नई डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गई, इस सेल में आ गया 80, साथ में यहाँ भी आ गया 80, नीचे इसके 120 और इस साइड ये 80 हट गया। ठीक है, तो अब हमारी नई डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी जहां पर हमारे ये नए सेल्स होंगे। तो यहाँ पर भी हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि पहले वाली डिस्ट्रीब्यूशन में था 4300। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आती है, 7 × 180 प्लस 14 × 60 प्लस 6 × 40 प्लस 9 × 80, then 5 × 80, then 7 × 120 एंड लास्ट इज 0 × 100, ये तो 0 ही है। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेट करके हमारे पास आता है 1260 प्लस 14 × 60 840 प्लस 6 × 40 240, then we have 720, 8 5 40 400, 840 एंड 0। और जब हम इसको भी टोटल करेंगे तो चेक कर लीजिए ये फिर से 4300 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में 4300। तो हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा साफ तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, आप पीछे से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहले केस में भी टोटल कॉस्ट 4300 थी और इस केस में भी टोटल कॉस्ट 4300 रुपीज आई है। ठीक है, और एक चीज हम और चेक कर लेते हैं, तो जब भी हम फाइनल सोल्यूशन भी निकालते हैं या जितनी बार रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमने कहा था कि हमें हर स्टेप पर डीजेनरेसी चेक करनी है। ठीक है, तो डीजेनरेसी के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हम देखते हैं कि वो m + n - 1 के बराबर है या नहीं। तो ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7,
नंबर ऑफ रोज m कितनी है 5, नंबर ऑफ कॉलम्स n है 3, तो 5 प्लस 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब नो डिजनरेसी। राइट, तो टोटल कॉस्ट हमें मिल गई, नई डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल गई, डिजनरेसी हमने चेक कर ली। ठीक है, तो अब ये फाइनली देखिए यहाँ पर हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस लिखी हैं जो हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। देखिए ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर हमने लिखी हैं, तो वी हैव टू सॉल्यूशंस हेयर। ठीक है, अगर हमारा किसी और भी अनऑक्यूपाइड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 होती तो हम एक और रीडिस्ट्रीब्यूशन करते, हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ जाते। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितने आए हैं, 2 सॉल्यूशंस। यहाँ पर भी है टोटल कॉस्ट 4300 और दूसरे में भी है हमारे पास टोटल कॉस्ट 4300। तो ठीक है, तो इसके साथ ही हमने ये तीनों केसेस डिस्कस कर लिए। क्या किया हमने, जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें हमारे पास सबसे पहले हमने देखा हमारी प्रॉब्लम बैलेंस नहीं थी, तो हमने उसको बैलेंस किया। हमें क्वेश्चन में गिवन था कुछ प्रोहिबिटेड रूट्स थे, तो हमने वहां की कॉस्ट वैल्यूज को हटाकर हमने वहां पर लार्ज कॉस्ट असाइन की, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ये हो गए 2 केसेस। और तीसरा केस जो हमने आज डिस्कस किया दैट वाज यूनिक वर्सेस मल्टीपल सॉल्यूशंस, और इस क्वेश्चन में हमने देखा वी हैव टू सॉल्यूशंस और टू अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, जहां पर लीस्ट कॉस्ट दोनों केसेस में कितनी आई है 4300। So with this I hope all these 3 special cases in transportation problem are clear. तो in case you have any doubt, you have any queries, any feedback, any suggestion, तो आप comment section में mention कर सकते हैं। और जाने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और हमारी बाकी की वीडियोस अगर आपने देखी हैं और आपको अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हर वीडियो को जो आपको पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम आपकी इजाज़त लेते हैं और हम जल्दी हाजिर होंगे जो हमारे रिमेनिंग स्पेशल केसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वो लेकर। तो इसी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।